पहले कल का जो है ना करंट अफेयर पूछ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। थोड़ा बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म था? बिग बास्केट, ठीक है। और अभी जो फॉर्मूला 1 रेस हुआ है मैक्सिको सिटी का, इसको कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपन। ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल। और कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं, ठीक है, बेल्जियम के हैं। बताइएगा अभी 26 जो राफेल जेट जो है भारत किस देश से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। और ये कौन सी नौसेना के लिए लिया गया है? ठीक है, 26 राफेल जेट जो उसको कौन सी कंपनी बनाई है? दसॉल्ट एविएशन, ठीक है, दसॉल्ट एविएशन बनाई है। और इन स्पेस जो है अभी एक यूनिवर्सिटी को जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा किया है, उसको ये अधिकार दिया है। वो कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो 1875 में बना था और 1920 में ये नाम रखा गया था। 1875 में उसका नाम क्या था? मोहम्मद एंग्लो, ठीक है, मोहम्मद एंग्लो था जो उसका ओरिएंटल ये नाम था। बताइएगा अभी जो है कौन से ऐसा राज्य है जहाँ के सारे जिले में जो हॉल मार्किंग केंद्र बना दिया गया है? केरल में बना दिया गया, ठीक है, केरल में बना दिया गया है। और बताइएगा सस्तम कोटा जो है ये रामसर साइट किस राज्य में है? केरल में है, ठीक है, केरल में। बताइएगा लियोनेल मेसी जो है अभी बैलन डी ओर जो होता है ये फुटबॉल का बेस्ट जो है खिताब दिया जाता है, ये कितनी बार, ये कौन सा बार है इनका? 8वीं बार जीते। ये किस देश के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और ये इंटर मियामी टीम से खेलते हैं, ठीक। और रामलीला प्रदर्शन कहाँ किया गया है? दुबई में। यूएई की राजधानी अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। और दुबई उसका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। बताइएगा भारत का जो हंकर प्रोजेक्ट है वो किस राज्य का है? उत्तराखंड का, ठीक है, जिसको अभी नॉर्वे जो है प्रोत्साहन दिया है, इसका समर्थन किया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा क्रोन है, ठीक है। बताइएगा ये जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये किस राज्य में है? रामसर साइट जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए ये रामसर साइट है, आसन कंजर्वेशन ये है उत्तराखंड में और सस्तम कोटा केरल में, ठीक है। बताइएगा आरबीआई जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो थोक से सीमा थी उसको 15 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है? 1 करोड़ कर दिया गया। अभी बताइएगा कौन सा देश जो है भारत को बिना वीजा वहां पे जो ट्रेवल करने के लिए? थाईलैंड दिया। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? थाईलैंड का बात, थाईलैंड का बात। और राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। और इससे पहले श्रीलंका जो है वो भी 7 देशों को ये फ्री वीजा जो है वो किया था, ठीक है, भारत भी इंक्लूडेड है। बताइएगा काली पीली टैक्सी कहाँ बंद की गई है? मुंबई में की गई है। और ये लास्ट टैक्सी था शायद, इसका पद्मिनी नाम था, एक बार ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन इसका पद्मिनी शायद नाम था, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। आज का करंट अफेयर पूछ लेते हैं। बताइएगा विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। देखिए शाकाहारी में भी 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, मतलब वो जब क्वेश्चन रहेगा तो हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा या फिर ऑप्शन इस तरह से नहीं देगा, ठीक है, कोई एक ही देगा। तो जो 1 अक्टूबर को होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, उसका मतलब विश्व शाकाहारी दिवस ही है। और जो 1 नवंबर को होता है वो वर्ल्ड वीगन डे होता है, इसका मतलब भी शाकाहारी होता है। वेजिटेरियन में क्या होता है कि आप जो है नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप दूध दही सब कुछ खा सकते हैं। और जो वीगन वाले शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ जो है वो मतलब पौधों से बना हुआ प्रोडक्ट खा सकते हैं, जैसे कि कोई जैसे गाय से दूध प्राप्त, मतलब एनिमल से जो भी चीज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, पशुओं से, और उससे जो भी चीज बन रहा है जैसे कि दूध मक्खन दही पनीर ये सब कुछ भी नहीं खा सकते, ये वीगन होता है। वीगन का मतलब ही होता है कि जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त चीजों को खाएं, ठीक है। तो ये विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, तो वीगन डे, और वेजिटेरियन वाला होगा तो 1 अक्टूबर को, ठीक है। बताइएगा अभी भारत बांग्लादेश जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है, कितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है? 3 किया है, ठीक है, 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है। इसमें क्या है, ये एक तो रेल लाइन है अखौरा से लेके और यहाँ त्रिपुरा के अगरतला तक, ठीक है, ये बांग्लादेश में पड़ता है, अखौरा और अगरतला, इसके बीच एक रेलवे लाइन है, ठीक। और उसके बाद वो एक मोंगला पोर्ट रेल लाइन ये हो गया, और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर, ठीक है, यूनिट 2, ये 3 प्रोजेक्ट साइन किया है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो रेल लाइन बना है ये 2013 का ही प्रोजेक्ट था, जिसको अभी वो किया है अखौरा से लेके अगरतला तक, ठीक है। बताइएगा इसमें जो रेल लिंक है ये कितने किलोमीटर लंबा है? अखौरा से अगरतला 12.24 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 12.24 किलोमीटर लंबा है। और ये थर्मल सुपर पावर प्लांट का जो था, सुपर थर्मल पावर प्लांट मैत्री का, इसमें जो भारत है वो बांग्लादेश में 1.6 बिलियन का जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 1.6 बिलियन। बताइएगा अभी भारतीय वायुसेना से जो है कौन से लड़ाकू विमान जो है उसको विदा कर दिया गया है? हाँ ये उड़ता ताबूत कहा जाता था मिग 21 को, ठीक है, मिग 21 जो है उड़ता ताबूत, आप यहाँ आ जाइए प्लीज,
आ जाइए आ जाइए। MiG-21 जो है उड़ता ताबूत, इसको हटा दिया गया क्योंकि अब हम लोग जो है ना, देखिए इसका बहुत, इसमें ना बहुत घटना देखा जा रहा है कि इसका इंजन फेल हो जाता है बार बार। 400 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है MiG-21 की वजह से, ठीक है। और इसके जगह पे ना सुखोई 30 को यूज किया जाएगा, ठीक है, वायुसेना में सुखोई 30 को यूज किया जाएगा। MiG-21 की जगह पे इसको उड़ता ताबूत भी कहते हैं। बताइएगा अभी जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्टरों के लिए लाया गया है। ये कौन सा देश में ये लाया गया है? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार इसको लागू करने का घोषणा किया है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ये डॉक्टरों के लिए, और ये स्पेशली MBBS डॉक्टर के लिए, ठीक है। इनमें 2 तरह का टैग किया जाएगा, उनको ID दिया जाएगा कि जब वो MBBS में एडमिशन लेंगे तो एज ए स्टूडेंट उनको दिया जाएगा, और जब वो MBBS पूरा क्लियर कर लेंगे तो दूसरा ID उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन MBBS डॉक्टरों के लिए, ठीक। बताइएगा अभी 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये अब श्योर हो गया, तो बताइएगा। नहीं, देखिए इसके लिए 2034 का है, इसके लिए 2 ही देश जो है वो जो है मेजबानी के लिए अपना अपना नाम दिया था, एक सऊदी अरब और एक ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है नॉमिनेशन अपना वापस ले लिया, ठीक है। तो सऊदी अरब मुहर नहीं लगा, लेकिन अब ये तय हो गया कि सऊदी अरब में ही होगा, ठीक है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है ये तय हो गया है, सऊदी अरब में होगा, ठीक। बताइएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कौन जीता था? अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के, ठीक है। 2022 में जो हुआ है वर्ल्ड फीफा वो हुआ था कतर में, जिसको अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा के, ठीक है। बताइएगा ये जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी कहाँ है? वो तो UAE की राजधानी है, रियाद, बिल्कुल सही, रियाद इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा रियाल है, ठीक है। रियाद राजधानी है और रियाल मुद्रा है यहाँ की, ठीक है। और यहाँ के जो है पार्लियामेंट का क्या नाम है? सऊदी अरब के पार्लियामेंट का मजलिस अल शूरा, ठीक है। सऊदी अरब के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस अल शूरा, ठीक है। बताइएगा AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो 2023 हुआ है, इसकी मेजबानी कौन किया है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो हुआ इसका UK किया है, ठीक है। शिखर सम्मेलन ये इसलिए किया गया क्योंकि आज का जो है ना डीप फेक वीडियो जो है काफी चल रहा है। मतलब AI इतना ज्यादा मतलब ये इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, इतना डीप है कि कोई भी इंसान जो बहुत फेमस है, जिसका बहुत सारा वीडियोस वगैरह आ चुका है, आप उसको कट करके इतना रियलिस्टिक वीडियो बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि नकली है कि असली है, ठीक है। तो इसमें सुरक्षा के लिए सम्मेलन UK में किया गया। देखिए हम लोग में जैसे कि कुछ आंसर अगर UK, इंग्लैंड, ब्रिटेन ये सब हम लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये 3 कंट्री को मिलाइएगा तो पूरा क्या बनता है? UK बनता है, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स और ये क्या बोलते हैं इंग्लैंड, ठीक है, 3 हो गया। और इसी के साथ अगर हम लोग जो है ना क्या एक नॉर्दर्न पार्ट है इसका, कोई देश है आयरलैंड, आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट है, उसको भी अगर ऐड कर देते तो ये सब मिला के ब्रिटेन बनता है, ठीक है। UK, ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग है, इंग्लैंड तो एक देश है, ठीक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों मिला के UK बनता है, और UK में ही अगर आयरलैंड के नॉर्दर्न पार्ट को मिला दिया जाए तो पूरा मिलके ब्रिटेन बन जाता है, ठीक। बताइएगा अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 कैटेगरी में दिया गया, मतलब 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें दिया गया। ये किनको दिया गया है? ये जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान ताल्या को, ठीक है। विहान ताल्या ये बेंगलुरु के हैं, ये 10 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। बताइएगा विश्व शहर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, विश्व शहर दिवस। अभी विश्व शहर दिवस के अवसर पे क्या हुआ है कि भारत में जो है ना यूनेस्को के द्वारा पहला सांस्कृतिक और पहला ये संगीत शहर खोजा गया है, ठीक है। तो सांस्कृतिक शहर जो है वो कोझिकोड को बनाया गया है, यूनेस्को के द्वारा चुना गया है। तो सांस्कृतिक शहर है कोझिकोड, ठीक है, और संगीत का शहर है तो वो है ग्वालियर, ठीक। संगीत शहर में ग्वालियर को और सांस्कृतिक शहर में कोझिकोड को चुना गया है विश्व ये क्या बोलते हैं शहर दिवस के अवसर पे 31 अक्टूबर को, ठीक है। और अभी केरल में जो है ना वैश्विक आयुर्वेदिक मेला भी लगेगा, ठीक है, केरल में वैश्विक आयुर्वेदिक मेला, ठीक। बताइएगा अभी रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ये दीनानाथ राजपूत जो है ना वो बस्तर से हैं, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ की जो औरतें हैं उनके लिए बहुत इनको आगे बढ़ाने में उनमें इनका बहुत योगदान था, इसलिए इनको जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। ये दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार था। इससे पहले एक नागालैंड के कोई थे, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, उनको दिया गया था। ये दूसरा है दीनानाथ राजपूत को, ठीक है। बताइएगा एक मतलब ऐसे पूछे कि 1 नवंबर को जो है कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को?
7 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल, ये सब 1 नवंबर, ठीक है, 1956 है, ठीक। लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ठीक, लक्षद्वीप पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो 1 नवंबर 1956 को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। हाँ, 1 नवंबर 2000, ठीक है, उसका 2000 है, 1 नवंबर 2000 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे लक्षद्वीप और पुडुचेरी, 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। और इसमें आ जाएंगे फिर 1966 में है पंजाब और हरियाणा, ठीक है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये 1 नवंबर 1956, ठीक। 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक। बताइएगा ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बोले थे ना कि 20 मिसलेनियस का भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताइएगा ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मोहम्मद यूनुस जो है वो ग्रामीण बैंक के संस्थापक है, मोहम्मद यूनुस। बताइएगा आई हैव अ ड्रीम, ये किसकी रचना है? आई हैव अ ड्रीम, हाँ, मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर किंग की है आई हैव अ ड्रीम। जगोटा त्रिकोण में कौन कौन से देश आते हैं? जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, ठीक है, 3 कंट्री है, दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम। इसमें क्या करेगा, ये उत्तर कोरिया ऑप्शन में, एक दक्षिण और उत्तर कोरिया, 4 ऑप्शन दिया, उत्तर कोरिया दे दिया, कोरिया में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें दक्षिण कोरिया याद रखिएगा, ठीक है। वियतनाम, जापान और दक्षिण कोरिया। जगोटा, बताइएगा मचकुंड परियोजना जो है किन 2 राज्यों के बीच में है? मचकुंड परियोजना नहीं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है वो मचकुंड परियोजना है। और बताइएगा हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हजरत बल दरगाह जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर, ठीक है। और मचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। बताइएगा इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है? कोई द्वीप है वहीं का, इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को, बिल्कुल सही है, जावा द्वीप। इंडोनेशिया का हृदय जो है वो जावा द्वीप को कहा जाता है। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था ना कि अभी जैसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं ना, उससे पहले उनको सदर रियासत कहा जाता था राज्यपाल को, तो ये नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? 1965 में, 1965 में कर दिया गया था। सदर रियासत का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल 1965 में कर दिया गया था। बताइएगा नो मेंस रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच में है? नो मेंस रेखा, हाँ, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। भारत, हाँ, जो उसी को बोलते हैं नो मेंस रेखा जो है वो भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि हम लोग के बीच में उतना दुश्मनी तो चल नहीं रहा है नेपाल के साथ, इसलिए नो मेंस रेखा जो है वो नेपाल के साथ है, भारत और नेपाल के बीच में है। बताइएगा राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? राउरकेला, हाँ, 1959 में, बिल्कुल सही, 1959 में राउरकेला जो है स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में हुआ था। बताइएगा रोल ऑन जो है वो किस खेल से संबंधित शब्द है? रोल ऑन, रोल ऑन हॉकी से, ठीक है, हॉकी से संबंधित है रोल ऑन शब्द, ठीक, हॉकी से संबंधित है रोल ऑन शब्द। बताइएगा करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? एमपी में है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में, ठीक, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में है, और रोल ऑन शब्द हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा सिरोसिस रोग जो है वो किस मतलब अंग में होता है? सिरोसिस रोग जिगर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। सिरोसिस रोग जो है वो जिगर यानी कि यकृत में होता है, ठीक। अब बताइए सुअर का गर्भाशय काल कितने दिनों का होता है? सुअर का गर्भाशय काल 114 दिन, ठीक है, 114 दिन होता है। सुअर का गर्भाशय काल जो है वो 114 दिन का होता है। प्लेटो के गुरु कौन थे? हाँ, सुकरात, ठीक है, बिल्कुल सही, सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। बताइएगा रामचरित पुस्तक हुआ, इसके लेखक कौन है? संध्याकर नंदी, ठीक है, रामचरित पुस्तक के लेखक संध्याकर नंदी है, ठीक, संध्याकर नंदी है। बताइएगा तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में कौन सा जो है राजवंश बना था? तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश बोला था, क्योंकि वो क्या तुगलक काल में आक्रमण किया था, ठीक है, जो ये कौन थे? निजामुद्दीन या नसरुद्दीन तुगलक जो थे उनके टाइम पे, तो उसके बाद कौन सा वंश बना था? सैयद राजवंश बना था, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब हुई थी?
1977 में, हाँ 1977 में हुआ था। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 1977 में हुई थी। और आरबीआई की किस अधिनियम के तहत? 1934। आरबीआई 1934 के अधिनियम के तहत। रहेगा पटना से जो है नमक सत्याग्रह कौन किए थे? पटना से। पटना नहीं, वो तो पीर अली, वो 1857 के क्रांति के टाइम पे थे। ये पटना से जो नमक सत्याग्रह वो अंबिका कांत सिंह किए थे, ठीक है। पटना से नमक सत्याग्रह अंबिका कांत सिंह किए थे। बताइएगा डोंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, डोंगरी उत्सव। अंबिका कांत, ठीक है। अंबिका कांत जो थे वो ये नमक सत्याग्रह पटना से शुरू किए थे, ठीक है। अंबिका कांत सिंह थे। क्या हुआ? जिस ईयर में ये नमक सत्याग्रह शुरू हुआ उसी में, हाँ 1930 में वहां भी चालू हो गया था, लेकिन किए थे अंबिका कांत सिंह, ठीक है। 1940 में नहीं हुआ था, 1930 में हुआ था। हाँ बताइएगा भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और इसमें क्या था? संविधान का विवरण था और परमाणु संरचना और संगठन, केमिस्ट्री में ना। देखिए स्टार्ट ही मतलब भारत का जो संविधान का विकास है उसका स्टार्ट होने का रीजन ही क्या था? क्यों इतना सारा जो है अधिनियम बनाया गया था? हाँ क्योंकि जो 1757 और 64 में लड़ाई हुआ, ठीक है। तो आप कहीं पे अधिकार कर लिए हैं तो अब आपका अधिकार बना रहे इसके लिए कुछ न कुछ नियम तो बनाना ही पड़ता है। तो 1757 और 64 के बाद जो है जब वो जीत लिए थे बंगाल को, तो फिर उन लोग का था कि यहाँ पे कैसे हम लोग हमेशा के लिए शासन बना रहे, तो इसके लिए वो लोग अधिनियम बनाए थे, ठीक है। तो बताइएगा 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो थे बंगाल के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे, गवर्नर जनरल पूछा, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव थे। और 1764 में देखिए यही गलत है, हेक्टर मुनरो जो है ना, हाँ वो नेतृत्व कर रहे थे बक्सर के युद्ध में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो थे हेनरी वेन स्टार्ट थे, ठीक है। हेनरी वेन स्टार्ट थे जो उस टाइम पे जो थे वहां के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हेनरी वेन स्टार्ट थे जो 1759 से लेकर 1764 तक रहे थे, ठीक है। 59 से 64 तक। देखिए 57 के टाइम पे तो रॉबर्ट क्लाइव थे ही, उसके बाद वो फिर 65 से 67 रहे, ठीक है। बीच में उनका काल खत्म हो गया फिर, क्योंकि बीच में जो 59 से 64 जो है ना ये हेनरी वेन स्टार्ट थे, इन्हीं के टाइम पे जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक, वो उस टाइम गवर्नर जनरल आए थे वहां के। और ये 64 तक है, उसके बाद फिर 65 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव ही आ गए थे, ठीक है। तो देखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, मतलब इसमें क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया था, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले जो है ना इसी एक्ट के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली बनाया गया, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि आप प्रशासन की नींव रख रहे हैं, ठीक, प्रशासन की नींव रखना ये हुआ था। और सबसे पहले जो है ये कौन बनाया गया गवर्नर जनरल? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे बंगाल के। और फिर इसको फिर 1833 में चार्टर अधिनियम आया, तो उसमें तीन चीज को एकदम एक लाइन से याद कीजिए। फिर क्या 1773, फिर 1833 और 1858, ठीक है, ये तीन ही में चेंज हुआ है। 1773 में क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक। अब बंगाल के गवर्नर जनरल जब बन गए तो फिर 1833 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। अब ये भारत के गवर्नर जनरल हो गए। फिर 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को ही वायसराय कर दिया गया, ठीक है। ये तीन हुआ था, हाँ ठीक है। 1773, 1833 और 1858 ये तीन में ही चेंज हुआ, ठीक। तो वहां पे पहले बने वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल होगा तो विलियम वेंटिक हुआ, और प्रथम वायसराय होंगे तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो पूछेगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, क्योंकि हाँ क्योंकि वो 1772 में ही गवर्नर जनरल बन चुके थे। सॉरी 1772 बोल रहे हैं, ये 1857 से पहले से वो थे ही। तो जो 1858 में चेंजिंग हुआ तो वो लास्ट गवर्नर जनरल हो गए और पहले वायसराय हो गए, ठीक है।
बताइएगा जो 1700, देखिए पहले 1773 के बाद एक 1781 आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सेटलमेंट एक्ट था, ठीक है। सेटलमेंट एक्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था ना, उसका भी परिषद संभालने का जिम्मेदारी जो है वो दे दिया गया था 1781 में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर 1784 में जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या हुआ था, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर दो बने थे, राजनीतिक मामलों के लिए और व्यापारिक मामलों के लिए। तो देखिए जब राजनीतिक मामला होता है तभी दंगा फसाद होता है, तो दंगा फसाद को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामलों के लिए थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया। और फिर उसके बाद एक आया 1793 का एक्ट, ठीक है। 1793 के एक्ट में क्या हो गया था कि जो भी वेतन दिया जाता था, ठीक है, वो भारत के ही संचित निधि से दिया जाए, मतलब भारत का जो राज्य कोष है इसी से ही दिया जाएगा, ये 1793 का एक्ट था। बीच में क्या लूसन में एक 1786 का एक्ट नहीं दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 1786 में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल थे ना, उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने ही परिषद का, मतलब उनका जो परिषद है उसमें जो न्याय लिया गया उसको निरस्त कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। ये 1786 का एक्ट था, ठीक है। ये इसमें गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति का भी स्वरूप दिया गया, प्रधान सेनापति की शक्ति थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने ही परिषद में जो फैसले लिए गए हैं या उसको निरस्त कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इसके तहत क्या हुआ था कि 20 वर्ष का जो है अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, एकाधिकार को। और उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ क्या किया गया कि जो व्यापार हम लोग का चीन के साथ था, ठीक है, उसको रहने दिया गया था एकाधिकार को, बाकी सबको, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से खत्म करने की बात होगी तो 1833 होगा, ठीक है, लेकिन अगर सीधे होगा कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो 1813 में, क्योंकि फिर उसके वक्त क्या होता था, चीन के साथ जो है वो रहने दिया गया था। चीन के साथ बोला, चीनी के लिए जो है वो रहने दिया गया था, व्यापार को रहने दिया गया था। चीन के साथ व्यापार था पूर्वी देश के लिए, चाय के लिए, ठीक है। अब बताइएगा कि इसमें जो है ये नहीं उसमें बताया हुआ है, हाँ, ये 1786 का एक्ट था, नहीं इसमें हाँ, लूसेंट में 1786 का एक्ट नहीं दिया हुआ है। बताइएगा ये जो शिक्षा के लिए है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ठीक है, ये कौन से एक्ट में थी, 1813 में ही था। देखिए उसी में क्या हुआ था कि इससे पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो ईसाई थे, जो बाहर के लोग थे, उनको जो है एंट्री नहीं था, ठीक है, लेकिन 1813 के एक्ट में क्या हुआ, उनको एंट्री दे दिया गया था, जो पादरी थे उनको। तो इसी एक्ट में हुआ था कि भारतीयों को शिक्षा के, ये एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की जो बात है वो किस एक्ट में थी, तो 1813 का अधिनियम, ठीक है, 1813 का अधिनियम था। और बताइएगा फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें पहले तो ये हुआ कि गवर्नर जनरल हो गए थे पूरे भारत के, जो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। इसमें 2-3 चेंज ये हुआ कि 1833 में क्या हुआ था कि दास प्रथा के बारे में जो बात चल रही थी उसको खत्म कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या ना कि थ्योरी की तरह दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, एक विशेष चीज को लेकर पूछा जाता है, अलग चीज। तो इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट ये चीज पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा किस अधिनियम के तहत जो है भारत के लोगों का ना हमारे यहाँ के प्रशासन में भाग लेना संभव हो पाया, ठीक है। तो वो 1833 का एक्ट होगा, क्योंकि 1833 के एक्ट में ये कहा गया था ना कि आप जो ये अंग्रेज का जो भी पद है उसमें जो आप भाग ले रहे हैं तो उसमें आपके साथ कोई किसी भी तरह का जो है ये नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग नस्ल या आप कहाँ के हैं इस आधार पर, ठीक है। ये 1833 में ही था। तो 1833 के एक्ट, इसी एक्ट के तहत ये सुनिश्चित कर दिया गया कि आप भारत में जो भी प्रशासन बनेगा या भारत के लोग जो है उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये 1833 का एक्ट था। और धारा कौन सी थी, 87, ठीक है। ये जो कहा गया था कि जन्म स्थान, मूल, रंग के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये धारा 87 के तहत किया गया था, ठीक है। बताइएगा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल जो थे उनको संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया, 1833 में, ठीक है। ये गवर्नर जनरल को, देखिए एक तो हुआ कि बजट, अप्रत्यक्ष बजट प्रणाली जो आई थी ये था, अलग था। 1892 में जो है अप्रत्यक्ष वाला बात हो गया था कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1861 में ये हो गया था कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये गवर्नर जनरल को। 1861 में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश वो 1935 का एक्ट है। दो एक्ट, ये अध्यादेश का दो अलग अलग एक्ट है। 1861 में गवर्नर जनरल का एक्ट है अध्यादेश का कि वो जारी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति का अध्यादेश 1935 का अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार 1935 का अधिनियम था। तो 1833 में ये हुआ कि गवर्नर जनरल जो है वो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार कर सकते हैं, ठीक। संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करना ये गवर्नर जनरल का अधिकार 1833 में दिया गया था, ठीक है। और देखिए एक मैकाले समिति था, ठीक है, और एक जो था वो मैकाले समिति की नियुक्ति और एक विधि आयोग था।
तो प्रथम विधि आयोग का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1834 में हुआ था, ठीक है। प्रथम विधि आयोग का जो है स्थापना हुआ वो 1834 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मैकाले कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैकाले समिति का स्थापना हो गया, ये नहीं हुआ था। हाँ 1934 नहीं 1834 में हुआ था। हाँ मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन अगर मैकाले समिति की नियुक्ति पूछेगा तो ये 1854 में हुआ था, ठीक है। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके तहत 1854 में मैकाले समिति और मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग 1834। तो 34 और 54, ठीक है। 34 में विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में, और 1854 में मैकाले समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया इसमें जो है एक चीज ये इंपॉर्टेंट था कि ये तो 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई, और इसी में जो है ना 1853 के चार्टर अधिनियम में ऐसा कर दिया गया कि अब खुले तौर पे प्रतियोगिता होगी। पहले क्या होता था कि जैसे कि भेदभाव किया जाता था कि अंग्रेज है तो इनको ये पद दे दिया जाएगा, इनको ये पद दिया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता होने लगा प्रशासनिक तौर पर, जो आप किसी पद के लिए जो खुले तौर पर प्रतियोगिता का आरंभ हुआ ये 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ, ठीक है। और इसी में दो इंपॉर्टेंट है 1853 में कि एक तो खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, ठीक है, और दूसरा कि विधायी और कार्यपालिका की जो शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां जो थी उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। प्रशासनिक और विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया था, ठीक। और ये प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता कब मिली थी? 1773 में, शुरू में ही मिल गया था जब नींव डला तभी, और अलग किया गया 1853 के एक्ट के तहत। तो 1853 में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक हो गया खुली प्रतियोगिता का आरंभ और दूसरा हो गया इसमें क्या हुआ प्रशासनिक और विधायी कार्य को जो है वो अलग कर दिया गया, ठीक है। इसे 1853 से पहले क्या आया था 1833 का एक्ट, उसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे संपूर्ण भारत के लिए बजट बना सकते थे, और मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। ये हाँ 1833 में, और इसी में हुआ था कि 1843 में जो है ये दास प्रथा को भी जो है वो विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। ये जो विधि थी 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। अब 1853 के बाद क्या आया था 1858 का एक्ट। 1858 में क्या हुआ था, उस टाइम कौन सी क्रांति चल रही थी? 1857 का वॉर चल रहा था। तो उसी में ऐसा हुआ था ना कि इतना ज्यादा मचा दिया कि लोग क्या बोले। तो देखिए अब जब पूछेगा ना कि कौन सा अधिनियम जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन से चलने लगा था तो 1858 का होगा। इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1857 का जो वॉर हुआ उसमें इतना ज्यादा हो गया कि अब ब्रिटिश क्राउन जो खुद वहां का जो शासक थे राजा थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो 1858 का जब अधिनियम आया तो इसमें एक भारत का सचिव का पद नियुक्त किया गया। ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के सभी सचिव के पद की जो सृजन हुई थी वो 1858 के एक्ट में हुआ था, ठीक है। सचिव पद का सृजन 1858 के एक्ट में हुआ, और इसी टाइम पे वाइसराय जो है वो कर दिया गया था नाम बदल के, ठीक। इसमें एक यही है बस कि भारत के सचिव पद का जो है वो ये बना दिया गया था, नियुक्ति की गई थी भारत के सचिव पद की 1858 में, ठीक है। और बताइए उसके बाद क्या हुआ 1861 आया। 1861 के एक्ट में वही है कि अध्यादेश जारी करना था, इसको इम्पोर्टेंट बस। और उसमें क्या हुआ था गैर सरकारी सदस्य को मतलब भाग लेने लगे थे प्रशासन में, ठीक है 1861 में। उसके बाद यही सब हुआ कि 73 में आया था तो कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, इस अधिनियम में ये कह दिया गया था। और 1 जनवरी 1884 को क्या किया गया था, इसको औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था, ठीक है। वो तो 73 वाले में आया था, ठीक है। जब 1876 में जो एक्ट आया ना उसके तहत 1877 में महारानी विक्टोरिया के बारे में जो आप बोल रही हैं वो 1877 में हुआ था 1876 के एक्ट के तहत, ठीक है 76 के एक्ट के तहत। और ये जो था 1861 का, इसमें गैर सरकारी सदस्यों को भाग लिया गया था और इसी का संख्या 1892 में बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा कि जैसे कि सारा एक्ट है ना उसको एक बार लिख के, और ये बहुत थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा एक जगह पे, ध्यान रहेगा। इसमें बहुत थ्योरेटिकल चीज दिया हुआ है तो वो उतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। 1873 के एक्ट के तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ये है। और ये भी पूछता है कि शाही उपाधि अधिनियम किसको कहते हैं, यही है 1876 वाला, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया जो है 1877 में जो है उनको सामग्री घोषित किया गया था, ठीक है 1876 में। 1892 में अप्रत्यक्ष, देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ना कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में दिया हुआ है। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी?
1919 के अधिनियम में, ठीक है। 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुआ था। जैसे 1909 में हुआ था ना कि मुस्लिम लोगों के लिए एक सांप्रदायिकता का जो है अलग से किया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। तो ऐसे ही अगर हम लोग 1919 का पढ़ेंगे तो उसमें जो सिख थे, ईसाई थे, जो यूरोपीय थे और जो एंग्लो इंडियंस थे, उन लोगों के लिए ये किया गया, ठीक है। जो मुस्लिमों के लिए 1909 में किया गया था, उनको मताधिकार सांप्रदायिक तौर पर जो दिया गया, यही 1919 में जो है वो सिख, ईसाई और यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को दिया गया, ठीक है। बताइएगा महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार कब मिला था, कब, किस 1919 के अधिनियम, इसी को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, 1919 का अधिनियम को। ठीक है, इसमें भी ये हुआ था कि सभी महिलाओं को ये वोट का अधिकार नहीं दिया गया था पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार, लेकिन कुछ विशेष जाति, ठीक है, कुछ विशेष जातियों को 1935 में आके ना जो श्रमिक थे, जो दलित जाति थी, महिलाएं जो थी, उन सबको 1935 में मेन जो है वहां पे किया गया, ठीक है, सांप्रदायिक तौर पे। 1919 में कुछ विशेष जाति की महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था। बताइएगा उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। देखिए इसमें एक होगा कि अभी देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि 1833 में क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। 1919 के एक्ट में क्या हुआ कि पहली बार ये कहा गया था कि केंद्र और राज्य के लिए अब अलग बजट बनेगा, ठीक है। बजट को लेकर 3 बार चर्चा हुआ, ये जो अधिनियम बने उसमें। पहली बार के 1833 में कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। दूसरी बार एक बजट पे चर्चा की बात हुई थी, ये 1892 में, ठीक है, 1892 में जो है ये बजट पे चर्चा की बात हुई है। और तीसरी बार बात हुआ है 1919 के एक्ट में, जब ये कहा गया था कि जो राज्य हैं और जो देश है, मतलब राज्य और देश जो क्या संघ है, इसके लिए अब अलग अलग बजट बनाया जाए, ठीक है, केंद्र और राज्य के लिए। 1935 के अधिनियम में ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है और इसमें ना ऐसे करके पूछेगा कि इसमें से कौन सी बातों पर चर्चा नहीं हुआ था, ठीक है। उसमें संघ की औपचारिकता के बात पे चर्चा हुआ, जो सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची, हम ये सब जो पढ़ते हैं, इसकी चर्चा है 1935 में। और इसमें संवैधानिक निरंकुशता, ये एक वर्ड में पूछता है कि संवैधानिक निरंकुशता जो है वो किस अधिनियम के द्वारा है, तो 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्रपति का अध्यादेश और एक संवैधानिक निरंकुशता, ठीक है, ये 1935 का अधिनियम है, ठीक है। और इसी में मजदूर वर्ग, महिला, जो दलित जाति थे, उन लोगों को भी ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के द्वारा अधिकार दिया गया, ठीक है। और 1935 में देखा क्या था कि प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, मताधिकार का भी विस्तार किया गया, 10% जनसंख्या जो है उनको मत अधिकार मिल गया, ठीक है, 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला था। तो यही पूछेगा 10% जनसंख्या को मताधिकार का जो विस्तार हुआ ये 1935 के अधिनियम में, ठीक है। कितना टाइम हुआ, साइंस में पूछना है ना, टेम्पर हो गया नहीं, साइंस पूछ लो, साइंस हमेशा रह जाता है, इसलिए जो उसको तो एक बार आप बोल देते, लेकिन उसमें साइंस ही रह जाता है, ठीक है। बताइएगा आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे? जॉन डाल्टन थे, ठीक है, जॉन डाल्टन आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जो है जनक माने जाते हैं। बताइएगा जब परमाणु, डाल्टन के अनुसार जो है जब हम परमाणु यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको किस अनुपात में संयोजित किया जाता है? यौगिक जब बनता है तो किस अनुपात में संयोजित होता है? लघु पूर्ण संख्या, ये एक अनुपात है, ठीक है, लघु पूर्ण संख्या अनुपात में जो है यौगिकों को डाल्टन के हिसाब से इस अनुपात में बनाया जाता है, ठीक है। बताइए लघु पूर्ण संख्या, ये एक अनुपात होता है, ठीक है, इसी अनुपात में बनाया जाता है। बताइएगा मोल जो है इसका वैल्यू कितना होगा, मोल का मान कितना होता है? हाँ, 1 मोल बराबर कितना होता है, कैसे बोलिए? नहीं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 2 तो 22, मतलब इसको ले लीजिए तो वहाँ पे पावर 23 होगा, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और ये 1 मोल जो है ना कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 12 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम ले लीजिए या 1 मोल ले लीजिए, इससे परमाणु सेम ही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या जो है इसी को बोला जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, ठीक है। अब देखिएगा मोल को जो है इकाई के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया था?
नहीं 67 में, 1967 1967 में जो है मोल को इकाई के रूप में जो वैल्यू कर दिया गया था, स्वीकार किया गया था 1967 में, ठीक है 1967 में किया गया था। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था ना कि जैसे हम लोग अभी भी बोलते हैं ना आध्यात्मिक तौर पे कि ये बॉडी किसी से बना होता है, वायु हो गया, जल, वायु, मिट्टी, ये बोलते हैं, हाँ समीर। लेकिन सबसे पहले कौन ये बात बताए थे कि ये 3 चीजों से बना है, ये कनाद बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइएगा इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, नेगेटिव आवेश होता है उस पे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, बताइएगा इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 होता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, इसमें ग्राम और केजी में अंतर हो जाएगा। अगर केजी पूछ दिया तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो बढ़ गया। ठीक है, और अगर ग्राम में पूछेगा तो -28 होगा। और देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इस पे द्रव्यमान लगभग सेम होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद चेंज होने लगता है नंबर, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिमिट तक वो सेम है, 1.67 इतना ही तक ज्यादा देता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, या इस दोनों में -24 है अगर ग्राम में होगा तो, और उसमें तो एक ही चीज को याद रखिए, दोनों याद रखिए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में सिर्फ याद रखिए, केजी आएगा तो खुद ही बदल लीजिएगा 3 जीरो ये करके। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होगा। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। प्रोटॉन के गोल्डस्टी, न्यूट्रॉन के चैडविक थे। ठीक है, चैडविक थे। बताइएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले कौन किए थे? मिलिकन किए थे। ठीक है, चार्ज का कौन किए थे? मिलिकन। उसका जो आवेश है उसका मिलिकन किए थे। और किस विधि से किए थे? नहीं, वो तो रदरफोर्ड नाभिक का पता लगाए थे वो पत्थर पे। ये तेल बूंद प्रयोग विधि था। ठीक है, तेल बूंद विधि से इसका जो है चार्ज का ये पता लगाए थे, मिलिकन लगाए थे। ठीक है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग जो प्रकृति है इसकी खोज कौन किए थे? डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली किए थे। और पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? 1930 में पॉली किए थे। ठीक है, पॉली किए थे। और देखिए इसमें सिद्धांत भी दिया गया है, मतलब जो 4 सिद्धांत जो दिया गया, पॉली का अपवर्जन नियम है, अपवाहु का नियम दिया हुआ है, उसके बाद हुंड्स का नियम है, उसके बाद हाइजेनबर्ग का 4 नियम दिया गया। ठीक है, देखिए पाउली के अपवर्जन के नियम में क्या हुआ था कि जैसे कि कोई भी चीज होता है ना कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें 4 क्वांटम संख्या कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक मुख्य होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, दूसरा एजीमुथल होता है, तीसरा आपका ये, चौथा तो स्पिन है, और तीसरा मैग्नेटिक। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। तो पाउली ये कहे थे कि जैसे कोई भी परमाणु है ना तो उसका ये चारों जो है वो सेम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये चारों कभी सेम नहीं होगा। अगर 3 सेम है तो एक कोई ना कोई बदल जाएगा। ठीक, तो ये पाउली का नियम था। ठीक है, ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है। उसके बाद हुंड्स का अधिकता का बहुलता नियम आया। ठीक है, अधिकता बहुलता का नियम आया हुंड्स का। उसमें वो क्या बोले थे कि देखिए जब हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए 5 बॉक्स लिए, ठीक है, वो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 6 है। ठीक, और हमारे पास बॉक्स 4 है। तो ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले से ही जोड़ा बना के लिखने लगेंगे क्योंकि एक बॉक्स में 2 आता है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके सब फिल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इनका नियम था। ठीक, ये कौन सा? ये इनका नियम था हुंड्स का। ठीक है, हुंड्स का नियम था अधिकतम बहुलता का नियम, कि जब तक एक कक्षा नहीं भरे, मतलब सारे कक्षा नहीं भर जाते हैं, पेयरिंग नहीं किया जा सकता, मतलब युग्मित नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन को। ये हुंड्स का नियम था। उसके बाद क्या हुआ? हाइजेनबर्ग का एक नियम आया था, अनिश्चितता का नियम। ठीक है, इसमें वो ये कहते कि कोई भी जो कण है उसकी स्थिति और वेग एक साथ जो है इसका निर्धारण संभव ही नहीं है। ठीक है, किसी भी जो कण का स्थिति और वेग जो है वो एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये हाइजेनबर्ग का नियम था। और अपवाहु का नियम था, ऊर्जा के बारे में बताया था। ठीक है, अपवाहु जो है वो ऊर्जा के बारे में बताया था कि किस तरह से हम लोग जो है परमाणु को कक्षा में बनाते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास जो है
वो बताए थे ये अपबाहु का। तो ऊर्जा स्तर के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बाहुबली पढ़ते हैं, उसके पास बहुत शक्ति था, तो ऐसे कि इसका ऊर्जा का नियम ये दिए हुए थे, ठीक है। अपबाहु के नियम से 4 नियम याद रखना। इसमें ऐसे पूछेगा कि अनिश्चितता का नियम कौन दिए थे, तो कौन दिए थे, हाइजेनबर्ग दिए थे, ठीक है। अधिकतम बहुलता का नियम हुंस दिए थे, ठीक है। अपवर्जन का नियम पाउली का था, ऊर्जा का नियम जो है वो अपबाहु का था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नियम पूछेगा तो वो अपबाहु दिए थे। ये 4 सिद्धांत होता है इसमें। और फिर क्या है, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और एक सम न्यूट्रॉनिक पढ़ते हैं, ठीक है। 4 चीज इसमें भी पढ़ते हैं। समस्थानिक, देखिए इसका ना इंग्लिश याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, आइसोटोप्स को हिंदी में भी आइसोटोप से लिख देगा, आपको समस्थानिक नहीं लिखेगा, तो इसलिए इसका इंग्लिश याद रखिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, तो समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक में क्या है कि हाँ, ये परमाणु संख्या जो होता है उसका समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। ये समस्थानिक है। तो समस्थानिक क्या बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, जो हाइड्रोजन का जो होता है D2 हो गया, D3 जो होता है, ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संभारिक होता है, इसमें भार जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक लाइन से ये ले लीजिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, परमाणु संख्या क्या है, 18, 19, 20, देखिए कम से कम ऐसा कीजिए कि 30 तक तो है। सभी लोग जो है ना ये एटॉमिक नंबर जरूर याद रखिए, परमाणु संख्या 30 तक। और उसके बाद जैसे Fe हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग पढ़ते हैं इस सब का याद कर लीजिए, लेकिन 30 तक तो याद रखिए, क्योंकि पूछ देता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या था कि संभारिक में क्या होता है, जैसे कि आर्गन और हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, 18, 19, 20 तीनों का एक लाइन से, लेकिन तीनों का जो भार होता है वो 40 ही है, ठीक है। आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, ठीक है। तो ये संभारिक हो गया। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक पूछता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप हाइड्रोजन के तीसरे बार को, मतलब जो D3 होता है उसको ले लीजिए और हीलियम को ले लीजिए, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। कैसे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो थर्ड वाला जो है, तो D3 जो है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, मास जो होता है, उसका जो द्रव्यमान है वो 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। और अगर हीलियम को लेंगे तो हीलियम में परमाणु संख्या 2 होता है, उसका मास कितना होता है, 4 होता है। तो अगर ये मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो किसी भी परमाणु में देखिए, याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी, ठीक है। और इसी संख्या को जो है एटॉमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु की जो संख्या है, अगर किसी में दे दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है तो परमाणु संख्या बताइए, तो वही होगा। या दे दिया कि ये प्रोटॉन की संख्या ये है और इसका एटॉमिक नंबर बताइए, तो वही होगा, ठीक है। तो हमेशा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होगी, ठीक है, और वही उसका जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो कि नाभिक में उपस्थित होता है, इनको मिला दिया जाए तो वो उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब यही हुआ कि अगर आप परमाणु संख्या को द्रव्यमान संख्या में से घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या बच जाएगी, है ना। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या प्रोटॉन की संख्या, उसको घटाएंगे मास में से तो वो न्यूट्रॉन बचेगा। तो ऐसे ही अगर हाइड्रोजन का थर्ड वाला जो लेते हैं तो उसका 1 है एटॉमिक नंबर और 3 है उसका मास जो होता है, द्रव्यमान, ठीक है। और हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर और 4 उसका द्रव्यमान है। तो अब घटाइए तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम ही बचेगा ना, 3 में से 1 गया तो 2 न्यूट्रॉन, यहाँ 4 में से 2 गया तभी, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो ये क्या करता है ना कि एक साथ लिख देगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिया, जैसे ये अभी हम बताए ना आपको, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये एक ऑप्शन में दे दिया। दूसरे ऑप्शन में अलग अलग जो है परमाणु दे देगा। अब बोलेगा इसमें से समस्थानिक कौन है, तो आपको परमाणु संख्या पता रहेगा तभी तो निकालिएगा कि किसमें से किसको घटाते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो अगर हम लोग कभी भी कंपेरिजन करेंगे तो अलग अलग परमाणु का ही कंपेरिजन करेंगे, एक ही परमाणु का तो नहीं कर सकते हैं। तो अब सारे परमाणु का तो संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है। मतलब बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको आयनिक फॉर्म में लाएंगे। आयनिक फॉर्म में लाने का मतलब है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तभी तो 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं कि नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब यही इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो नियॉन किसी से लेगा या सोडियम किसी को देगा, ठीक है। तो सोडियम अगर एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर आप दे रहे हैं मतलब आप पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है, और किसी से ले रहे हैं तो नेगेटिव में चलिएगा, ठीक है। तो Na+, उस पर एक प्लस चार्ज होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Ne, ये दोनों जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए आपको किसी एक को आयनिक फॉर्म में लाना होता है। ये एक बार क्वेश्चन
में भी पूछा गया था क्लास में, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था सभी लोगों को कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या है नहीं है। तो यही चीज है कि प्लस माइनस ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आप चार्ज किसको दिए हैं तो उस पर कितना होगा। तो इसके लिए जरूरी है आपको परमाणु संख्या याद होना, ठीक है। तो परमाणु संख्या कम से कम 30 तक याद रखिएगा, ठीक। बताइएगा जो ये है आंशिक आश्वन और आश्वन विधि, इस दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, 3 तरह का होता है, एक आश्वन विधि, एक आंशिक आश्वन और एक भाप आश्वन होता है, ठीक है। तो ये जो है ना क्वथनांक पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, इसमें क्या है, ये द्रव के मिश्रण के लिए, ठीक है, जो द्रव है उनके लिए है, उनको अलग करने की ये विधि है। तो आश्वन विधि में क्या होता है कि जिनके बीच में जो है ना क्वथनांक में ज्यादा अंतर होता है, ठीक है, जो दो द्रव का मिश्रण है उनके क्वथनांक में अगर ज्यादा अंतर है तो वो आश्वन विधि के द्वारा अलग होंगे, और अगर क्वथनांक में कम अंतर है तो वो आंशिक आश्वन विधि के द्वारा अलग होंगे, ठीक है। और भाप आश्वन में क्या होता है, इसमें ऐसे कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ऐसे आपको प्रोसेस तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बहुत कम चांस है, लेकिन एग्जांपल से जरूर पूछेगा। तो 2-3 एग्जांपल याद रखें, क्योंकि आपको इतने सारे केमिकल कंपोजिशन है कि सबका आपको नहीं पता होगा कि कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक है, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल याद रखें, जैसे कि मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, ठीक है, ये भाप आश्वन के द्वारा अलग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को भाप आश्वन के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखें जैसे ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन तो सबको पता ही है कि वो उड़ जाता है हवा में, दो ऐसे चीजों का जो एक ठोस है, ठीक है ना, उस तरह के मिश्रण को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये सब चीज जो है इसको अलग किया जाता है। आश्वन विधि में 2 प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, आश्वन विधि में हम लोग ये जानते हैं ना कि इसमें जो ज्यादा क्वथनांक में अंतर है उनको लिया जाता है, ठीक है। तो एक होता है वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 चीज लिए हैं, एक का क्वथनांक ज्यादा है एक का कम है, तो जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो भाप में बदल गया, ठीक है, दूसरा तो अभी भाप में नहीं बदला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे, संघनन करके उसको हम लोग अलग निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों अलग हो जाएगा। इसमें 2 विधि होता है आश्वन में, एक वाष्पीकरण और एक संघनन, ठीक है। और एक मिश्र धातु होता है, तो मिश्र धातु में